हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में अकाउंटिंग की पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। ये हम लोगों के पास में जून 2023 के पीवाईक्यूज को आप लोगों के साथ में कवर किया जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में, जिसमें हम लोगों को क्या कंप्यूट करना है, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या करना है, कंप्यूट करना है। क्या निकालना है हम लोगों को? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों को निकालना है, इसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है वो क्या रहता है हम लोगों के पास में? दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको किससे डिवाइड कर दिया जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को किससे डिवाइड कर दिया जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड से कर दिया जाएगा। तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोगों को निकालना है। ये हम लोगों को नेट प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब कि इसके अंदर से इंटरेस्ट और टैक्स की एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। तो हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे तो ये कितना है? 1 लाख है आप लोगों के पास में। इसके अंदर से टैक्स आप लोगों का ऑलरेडी, क्योंकि ये अर्निंग बिफोर, ये आप लोगों के पास में क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स है, टैक्स के बाद की अर्निंग है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इस जो प्रोविजन फॉर टैक्स है इसको क्या कर देंगे? एड बैक कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये कौन सी गिवन है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो टैक्स को ऐड बैक कर दिया जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये आप लोगों के पास में एक कैसे इनकम है? ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये कैसे इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो इस इनकम को जब इनकम हम लोगों ने जब नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो ऐड किया होगा, बट ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया जाएगा किसको? 10,000 को माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, फिक्स एसेट का यूज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये आप लोगों के पास में क्या है? एक नॉन ऑपरेटिंग क्या है? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये क्या है? खर्चा है, बट ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसीलिए इसको क्या कर दिया जाएगा? वापिस क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। याद रख लोगे? ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो लेकिन हम लोगों को क्या गिवन है? अर्निंग आफ्टर टैक्स गिवन है। तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख हो गया। ठीक है, तो टैक्स को ऐड बैक कर दिया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, इसको माइनस कर दिया, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थी, इसको ऐड कर दिया। तो ये आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप लोगों के पास में कितना आ गया? 2 लाख आ गया। इसके बाद में हम लोग क्या कंप्यूट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड रहती है, इसका फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है? फिक्स एसेट्स प्लस में करंट एसेट आप लोगों के पास में आ जाएंगी। और जो ये आप लोगों के पास में एसेट साइड से निकालने का हो जाएगा। ओके, इसमें से क्या कर दिया जाएगा? जो टैक्स का प्रोविजन है उसको क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। जो प्रोविजन है उसको क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। तो जो फिक्स एसेट्स है आप लोगों के पास में वो कितने की हैं? 4,50,000 की हैं। जो हम लोगों के पास में करंट एसेट है वो कितने की है? 1,50,000 की है। और इसके अंदर से जो टैक्स का प्रोविजन है इसको लेस कर दिया जाएगा, दैट इज कितना है? 1 लाख है। तो ये आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा। समझ में आ गया? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फिक्स एसेट, करंट एसेट लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आप लोगों के पास में निकल कर आया वो कितना निकल कर आया है? 2 लाख। उसको डिवाइड कर दिया जाएगा किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितने की निकली हम लोगों के पास में? 5 लाख की। मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किससे? 100 से। तो ये जो रेशो आप लोगों के पास में आ जाएगा ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास में? 40% जो रहेगा ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Which one of the following is not the limitation of activity based costing? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? चीजों को क्या किया जाता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC आप लोगों के पास में रहती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ओके,
तो ये पूछ रहा है कि इसमें से इसकी लिमिटेशन जो है वो आप लोगों के पास में क्या नहीं है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद में एक्टिविटीज के ऊपर क्या की जाती है, कॉस्ट को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। एक्टिविटीज को ढूंढा जाएगा कि फर्म के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, और फिर हर एक्टिविटी के ऊपर क्या कर दी जाती है, कॉस्ट को क्या कर दिया जाएगा, असाइन कर दिया जाता है। फिर कॉस्ट ड्राइवर को ढूंढा जाता है। ओके, फिर जो कॉस्ट होती है उसको प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज हो रही है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेलिंग, तो उन एक्टिविटीज को ढूंढा जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, जो कॉस्ट होती है उसको असाइन किया जाता है कॉस्ट कॉल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, कॉस्ट को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, जो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, ढूंढा जाता है। देन आफ्टर हम लोगों के पास में जो कॉस्ट होती है उसको क्या कर दिया जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर असाइन कर दिया जाता है। कॉस्ट जो होती है उसको किसके ऊपर असाइन कर दिया जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर असाइन कर दिया जाता है। तो इसकी क्या लिमिटेशन नहीं है, तो इसके अंदर क्या होता है, लिमिटेशन क्या नहीं है ये बताना है। सो इट इन्वॉल्व वेरियस स्पॉट एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट। तो यही लग रही है कि लिमिटेशन नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव बात कर रहा है। It does not provide relevant information for decision making. This is a limitation. सभी कॉस्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, दिस इज ऑल्सो ए लिमिटेशन। सेटअप कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड अपडेटिंग काफी हाई होगा, दिस इज ऑल्सो ए लिमिटेशन। तो जितने भी कॉस्ट होते हैं उसको हम लोग एक्टिविटीज पर नहीं लगा सकते हैं, और ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं प्रोवाइड करवाता, और कॉस्ट भी काफी आती है, बट ये एक्टिविटीज के लिए प्रोवाइड करवाएगा, ये एक लिमिटेशन नहीं है। Move to the next question. From the operational point of view, which are the part of environmental audit? तो अलग अलग टाइप की ऑडिट होती है, मैनेजमेंट ऑडिट होती है, फाइनेंशियल ऑडिट होती है। सो जो एनवायरमेंटल ऑडिट होती है, जहाँ पे एनवायरमेंट को चेक किया जाता है, तो एनवायरमेंटल ऑडिट के अंदर किस किस चीज को इंक्लूड किया जाता है, तो इसके अंदर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट को इंक्लूड किया जाएगा, कंप्लायंस ऑडिट को इंक्लूड किया जाता है, साइट प्रॉपर्टी ऑडिट को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट आती है, कंप्लायंस ऑडिट आती है, साइट प्रॉपर्टी ऑडिट आती है। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको क्या करना है, मैच करना है। तो ये आप लोगों के पास में क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है। आज के टाइम में क्या माना जाता है, जो ह्यूमन होता है उसको क्या माना जाता है, एक एक्टिव रिसोर्स माना जाता है। उसके ऊपर किए गए खर्चे को कॉस्ट ना मानकर क्या माना जाता है, इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो ये क्या रहती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अलग अलग अप्रोचेस होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। तो ये किन्होंने दिए, ये हमको बताना है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच नाम से ही है, RR। तो रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट अप्रोच है ये किन्होंने दी है, ये दी है रेनेसिस लिकर्ट एंड एरिक जी फ्लैम्टोज ने दी है। याद रखिएगा, रिप्लेसमेंट अप्रोच किन्होंने दी है, रेनेसिस लिकर्ट एंड एरिक जी फ्लैम्टोज ने दिया। तो बी जो होगा वो 2 से कनेक्ट होगा। ठीक है जी, उसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच है ये किन्होंने दी है, सो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच है ये किन्होंने दिया, ब्रूमेट, फ्लैम्टोज एंड पाइल ने दी है। सो जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच किन्होंने दी है, हैकमैन एंड जोन्स ने दी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच OHG। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच है वो किन्होंने दी है, हैकीमैन एंड जोन्स ने दी है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच रेनेसिस लिकर्ट एंड एरिक जी फ्लैम्टोज ने दी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच जो है वो किन्होंने दिया है, ब्रूमेट, फ्लैम्टोज एंड पाइल ने दी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच किन्होंने दी है, डेविड वाटसन ने दी है। क्लियर हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच किन्होंने दी है, हैकीमैन एंड जोन्स ने दी है। ठीक है, OH से याद रखिएगा। रिप्लेसमेंट रेनेसिस लिकर्ट ने दी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच ब्रूमेट, फ्लैम्टोज एंड पाइल ने दी है। H है ना, H के अंदर ये 3 डंडे हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो ये 3 पर्सन ने दिया, ब्रूमेट, फ्लैम्टोज एंड पाइल ने दी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच हैकीमैन एंड जोन्स ने दी है। रिप्लेसमेंट रेनेसिस लिकर्ट एंड एरिक जी फ्लैम्टोज। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच ब्रूमेट, फ्लैम्टोज एंड पाइल ने दी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच डेविड वाटसन ने दी है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the steps for verification and valuation of furniture and fixtures by an auditor. Ensure that the amount and rate of। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को सीक्वेंस बताना है कि किस तरीके से क्या किया जाएगा। वेरिफिकेशन, एक क्या होता है, वैल्यूएशन होता है। वैल्यूएशन के अंदर क्या चेक किया जाता है, एसेट की वैल्यू क्या है, अमाउंट क्या है, वो वैल्यूएशन होता है।
और एक क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होती है ऑडिट के अंदर, जहाँ पे वेरिफिकेशन की जाती है एसेट एंड लायबिलिटीज की अमाउंट यहाँ पे अमाउंट को देखा जाता है। वेरिफिकेशन में ये देखा जाता है कि क्या रियलिटी के अंदर वो एसेट एग्जिस्ट कर भी रही है, वो लायबिलिटी एग्जिस्ट कर भी रही है, उसके ऊपर किसी और का तो कोई चार्ज नहीं है। तो ये क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। सो वेरिफिकेशन जो रहता है उसके जो स्टेप्स आप लोगों के पास में रहते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो ये बताना है। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले वेरीफाई किया जाता है विद रेफरेंस टू द परचेज इनवॉइस इन केस ऑफ एसेट हैव बीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, की क्या जो एसेट है क्या वो बिजनेस के अंदर, क्या वो बिजनेस की खुद की है या फिर नहीं है, तो उसके लिए इनवॉइस से चेक किया जाएगा। उसके बाद में चेक किया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है जो डिटेल रखता है कौन कौन से आइटम को परचेज किया गया है। उसके बाद में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया डिफरेंट आइटम के ऊपर, वो बेस्ड होता है ऑन द फेयर एस्टिमेट ऑफ देयर वर्किंग लाइफ। देन आफ्टर चेक किया जाता है रिपेयर टू दी फर्नीचर, कोई फर्नीचर का रिपेयर है उसको चेक किया जाता है। ड्यूरिंग द करंट ईयर क्या उसको तो डेबिट नहीं किया गया था तो वो फर्नीचर का रिपेयर चेक किया जाता है। उसके बाद में ये चेक करना कि जो पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ परचेज, तो जो भी फर्नीचर और फिक्चर है उसके लिए कोई और पेमेंट तो नहीं की गई, वो चेक किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों के पास में वेरीफाई किया जाएगा कि एसेट की क्या एसेट एक्वायर की गई या नहीं की गई, उसके लिए क्या रजिस्टर्स मेंटेन किया गया था। देन आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज जो किया गया वो देखा जाएगा। फिर फर्नीचर का कोई भी रिपेयर है तो उसको डेबिट तो नहीं किया गया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। उसके बाद में ये देखा जाएगा कि जो पेमेंट की गई है परचेज पे तो वो देखी जाएगी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास में ये अलग अलग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इसको क्या करना है, मैच करना है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट एंड मटेरियलिटी कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जो बिजनेस है वो क्या चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। जो बिजनेस है वो क्या चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। तो एक इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन होती है कि फर्म जो होगी वो लंबे समय तक चलेगी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, सिमिलर मेथड को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। तो सेम अकाउंटिंग मेथड को क्या करना है, यूज करना है, ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट होता है। सो ए जो रहेगा वो थर्ड से कनेक्ट होती है। वैसे तो आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर 4 अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट सेम मेथड को क्या करना है, अगेन एंड अगेन फॉलो करना है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, ये नॉर्मल बेसिस होता है जो अकाउंट्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है कि जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। एक क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, जो भी ट्रांजैक्शंस आप लोगों के पास में हुई है उनको पास्ट प्राइस पे ही क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। हिस्टोरिकल प्राइस के ऊपर ही क्या करना है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए पार्टनर रिटायर, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में अभी सेशन का, जून 2023 का। सो असर्शन एंड ए रीजन, जब एक पार्टनर क्या होता है, रिटायर होता है। ठीक है, ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड अकॉर्डिंग टू द करंट वैल्यू। तो रिटायरमेंट के ऊपर क्या प्रिपेयर किया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ये वाली जो बात है ये आप लोगों के पास में बिल्कुल करेक्ट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्म में काफी बार प्रिपेयर किया जाएगा, जब भी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब फर्म बंद होती है, लेकिन जब फर्म का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। जब फर्म का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो जब क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो क्या प्रिपेयर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और ये क्या किया जाएगा, एक ही बारी प्रिपेयर किया जाता है, वंस इन ए लाइफ। लेकिन जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है यहाँ पे क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। याद रखिएगा यहाँ पे एक वर्ड आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे होगा क्योंकि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो रहा है, टूट रहा है और उसकी जगह पर एक न्यू एग्रीमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर किया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप लोगों के पास में आता है। तो वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। ये करेक्ट आप लोगों के पास में, जो बैलेंस शीट होगी वो करेक्ट वैल्यू को शो करेगी एसेट एंड लायबिलिटीज की। तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्योंकि ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात की जा रही है, नीचे बैलेंस शीट की बात की जा रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो रहता है ये आप लोगों के पास में कौन से नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है उसको क्या किया जाता है, जो सभी पार्टनर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, वो अपने जो सभी पार्टनर, याद रखिएगा रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो सभी पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या होता है, सभी पार्टनर के ओल्ड शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट दिया जाता है। ओके जी,
और तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो ये था अभी का हम लोगों का सेशन।